Hey guys, hello everyone, welcome to the 10th lecture of breathing and exchange of gases। बच्चों इस क्लास के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए दैट ऑक्सीजन ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल माना जाता है, यूजफुल होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन को हमें हमारे हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचाना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमें हर एक बॉडी सेल से उठाकर बाहर निकालना है बॉडी के। पहला डिफरेंस तो आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर ही आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं एयर इनहेल कर रही हूँ तो मेरा पर्पस ये है दैट जो ऑक्सीजन उस एयर के अंदर है ये मेरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचे, ठीक है। फिर हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वहां पर हमें तो पता ही है क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। फिर ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ये हमें बॉडी के बाहर यानी सेल्स के हमें बाहर निकालना है। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जैसे एल्वियोलाई पर एक्सचेंज होता है, फिर टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है, वैसा ही एक्सचेंज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड को हम टिश्यू से उठाएंगे एंड एल्वियोलाई तक लेके जाएंगे। ऑक्सीजन को हम एल्वियोलाई के अंदर जब इनहेल करते थे तब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आता था एंड वहाँ से हम हर एक बॉडी सेल्स तक वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उसे। अब हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक बॉडी सेल से उठाना है और हमें लेकर जाना है एल्वियोलाई तक एंड एल्वियोलाई से हमें बॉडी के बाहर डालना है। तो पहला डिफरेंस तो बच्चों ये हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 3 मीन्स से होता है बच्चों, ठीक है। 3 मीन्स होते हैं जिसके थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट्स होता है बच्चों, ठीक है। तो 70% CO2 आपका बाइकार्बोनेट्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये आपका ट्रांसपोर्ट करेगा आरबीसी के थ्रू बच्चों। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। एंड बचा हुआ जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड स्टेट, ठीक है। तो प्लाज्मा के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 मोड्स होते हैं जिसके थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, आरबीसी की हेल्प से एंड आपका 7% CO2 प्लाज्मा की हेल्प से ट्रैवल करता है। अब देखना हम एक एक इसे समझेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। देखो अगर आप ऐसे मान के चलोगे दैट ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपको ये टॉपिक हार्ड ही जाने वाला है। बट अगर आप ऐसे माइंड में से निकाल दोगे, ठीक है, एकदम प्लेन माइंड रखो एंड धीरे धीरे जो बताऊंगी वो समझना। मुझे यहाँ पर एक एक्सपीरियंस है कि 70% वाला जो है दैट 70% CO2 बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आई एम हियर, सो व्हाई वरी, ओके। सो चलो फर्स्ट हम देखते हैं 70% CO2 का, ठीक है। 70% CO2 आपका कैसा ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखना अभी समझना इसे, बाइकार्बोनेट क्या होता है ये पता नहीं है तो भी ऐसे रहो, जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग है उनको जनरली पता होगा, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट क्या होता है। जिनको नहीं पता डोंट वरी। सो चलो अब क्या होता है, सिंपली सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी दैट हमें टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ठीक है, टिश्यूज से, सेल्स से हमारे। तो मान लो बच्चों ये है हमारा एक टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू किससे बना होता है? सेल्स से बना होता है। सो ये ऐसे इस टिश्यू के अंदर हमारे सेल्स होंगे बच्चों, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो ये हो गए हमारे सेल्स जो कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो मान लो ये सेल्स ने आपके ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाया। सो यहाँ पर मान लो सेल्स के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यानी टिश्यू के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब ये गैस हमारे बॉडी के लिए बच्चों है टॉक्सिक, ठीक है। तो हमें इसे बॉडी के बाहर निकालना है। तो क्या होता है, टिश्यू ऐसे अकेला नहीं होता, टिश्यू को सप्लाई करने के लिए एक ब्लड वेसल होती है। हमेशा याद रखना है ब्लड वेसल क्या करती है? सप्लाई करती है, ठीक है। सो ये मान लो ये एक ब्लड कैपिलरी है जो टिश्यू को सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरी सप्लाइंग
टिश्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डील नहीं करने वाली क्योंकि वो हमने लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा है। हम यहाँ पर बस कार्बन डाइऑक्साइड का ही डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई जो सप्लाई कर रही है इस टिश्यू को। अब होगा क्या बच्चों, अब यहाँ पर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज में ज़्यादा होता है। तो मान लो बच्चों यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर PCO2 विल बी लेस। अब ये ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होता है बच्चों, एक सेल होती है ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो ब्लड होता है, एंड वो ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसे बोला जाता है RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो मान लो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उनमें से ये एक सेल है ब्लड का, दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, RBC। एंड ये साइड में जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है इसे बोला जाता है बच्चों प्लाज्मा। ठीक है, तो अब होता क्या है देखना, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका टिश्यू से ब्लड के अंदर जाएगा एंड ब्लड के भी RBC के अंदर जाने वाला है। ठीक है, अब RBC के अंदर आपका CO2 गया कितना, 70% CO2 आपका RBC के अंदर एंटर करेगा। RBC के अंदर बच्चों वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो RBC के अंदर गया है ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा एंड ये दोनों मिलकर एक एसिड बनाते हैं जिसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज़्यादा था टिश्यूज के अंदर, तो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड मूव किया ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर भी एक सेल होती है जिसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल, RBC। RBC के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गया। अब RBC के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट था, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने ये वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाया। ठीक है, एंड ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसे बोला जाता है बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है इसे क्या बोलेंगे हम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, वाटर एंड CO2 को मिलकर मिलाकर सो यहाँ पर बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है एंड जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो टूटेगी। ठीक है, तो ये एसिड जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बना, कार्बोनिक एसिड इसे बोलेंगे, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये टूटेगा। ठीक है, एंड ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब जो चीज़ हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो पीछे भी आ सकती है वापस। जैसे वाटर CO2 को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाया, तो कार्बोनिक एसिड को तोड़कर हम वापस वाटर CO2 भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए मैं ये ऐसे 2 एरोज बना रही हूँ। ठीक है, चलो, तो कार्बोनिक एसिड अब क्या करेगा बच्चों, वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, अब ये अनस्टेबल है तो ये टूटेगा, तो ये टूटेगा बच्चों H+ और HCO3-, और ये जो HCO3- होता है बच्चों इसी को बोला जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। तो वहाँ पर बाइकार्बोनेट कौन सा है, ये वाला जो कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करके बना। क्या क्या बना, एक तो H+ बना, H+ आयन, एंड दूसरा बना बाइकार्बोनेट, HCO3- को बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, देखो, एंड ये जो पूरा हो रहा है ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम के बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख देते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपकी RBC के अंदर प्रेजेंट होती है एंजाइम, प्लस ये इसके लिटिल अमाउंट्स, निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर ये एंजाइम आपकी प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होगी। प्लाज्मा पता है ना क्या है, ये RBC के अराउंड ये जो फ्लूइड लाइक हमने बनाया था, ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है उसे प्लाज्मा बोला जाता है। तो अब देखना बच्चों यहाँ पर होता क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट सबसे पहले ये है क्या, ये है बच्चों एंजाइम। ठीक है, इसके ये एंजाइम के हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ये एंजाइम प्रेजेंट होती है। सो हाई कंसंट्रेशंस ऑफ इट, ये एंजाइम के हाई कंसंट्रेशंस आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। और ऐसा नहीं कि ये बस रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है, ये एंजाइम आपका प्लाज्मा के अंदर भी होगा। ठीक है, बट लिटिल अमाउंट्स के अंदर, कम होता है। सो
little amounts of this enzyme is also present in plasma, little amounts in plasma, ठीक है। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन के अंदर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर जिंक होता है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट के अंदर आ जाए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग, जिंक पता है ना एलिमेंट है, तो जिंक कंटेनिंग एंजाइम, अगर ऐसा आ गया दैट इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, तो दैट इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा ओवरव्यू टाइप से याद रखो दैट इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस एंजाइम के अंदर जिंक आपका प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम। आई होप बच्चों ये क्लियर है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, एंड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या करता है बच्चों, ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। अब आपको पता है ये एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है, कैटेलाइज करना। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको बहुत फास्ट करेगा, एंड ये ना फास्टेस्ट एंजाइम्स में से भी एक है, ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम। जितने भी फास्टेस्ट एंजाइम की कैटेगरी होती है कि ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है रिएक्शन को, उसे फास्टेस्ट एंजाइम बोला जाता है। उस कैटेगरी के अंदर आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स भी है। सो इट इज़ दी फास्टेस्ट एंजाइम, ये भी याद रख लो, ठीक है। चलो, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। बाइकार्बोनेट का मीनिंग तो समझ में आया ना, दैट 70% CO2 आपका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो आई होप आपको बाइकार्बोनेट क्या है समझ में आया। क्या होता है बाइकार्बोनेट, HCO3-। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों आपके टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। तो सेल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया पहले तो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के बाद, अब रिलीज कहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो टिश्यू को सप्लाई करने वाली ब्लड कैपिलरी होगी उसके अंदर ही वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड कैपिलरी होती है बच्चों, इसके अंदर होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो कि लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, एंड यहाँ पर होती है रेड ब्लड सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गया ब्लड के अंदर, ब्लड के भी आपके आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। कितना परसेंट, 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका आरबीसी के अंदर चला गया। अब आरबीसी के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया एंड कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड आपका टूटा। किसके अंदर टूटा बच्चों, H+ और HCO3-। ये HCO3- जो होता है इसी को ही बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। एंड ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसे कैटालाइज कौन करता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाता है, तो एक एंजाइम होती है जिसे बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, जिसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम होती है जो आरबीसी के अंदर हाई कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट होती है, एंड ये रिएक्शन को ये एंजाइम कैटालाइज करेगी। प्लस इसके निग्लिजिबल लिटिल अमाउंट्स जो होते हैं इस एंजाइम के, वो प्लाज्मा के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम होती है। चलो, अब अगर मैं बात करूं बच्चों क्या होता है, देखो कभी भी अगर H+ आयन ज़्यादा दिखे आपको, ठीक है, आपको याद रखना है अगर H+ आयन ज़्यादा है इसका मतलब जो pH होगा बच्चों। अब मैं यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप बताती हूँ, ये मैंने ऑल्दो लास्ट लेफ्ट शिफ्ट जो राइट शिफ्ट बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर वहाँ पर डिस्कस किया है, स्टिल याद रखना है। देखना pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, अगर pH अगर हमने बढ़ाया इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकती हूँ अगर H+ का कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब pH ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होगा इसका मतलब वो बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक एसिड क्या होता है ये भी बेसिक से बता देती हूँ। तो ये मान लो आपकी pH स्केल है, ठीक है, एक स्केल होती है जो pH को मेजर करती है, ठीक है। तो ये pH स्केल है, यहाँ पर होता है बच्चों 0, ठीक है, मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। एंड यहाँ पर मान लो यहाँ पर 7 इधर से स्टार्ट करूँगी, एंड यहाँ पर मान लो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 8 9 10 ऐसे 14 तक, 11 12 13 14 15 14 तक आपने इसके अंदर पढ़ा होगा, मे बी स्कूल्स के अंदर आप टेस्ट करते होगे तब पढ़ा होगा, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये pH स्केल है। अब होता क्या है देखना, ये जो 7 pH होता है ना बच्चों, ये 7 pH जो होता है इसे माना जाता है न्यूट्रल, ठीक है। ये pH कैसा होगा बच्चों, ये pH होगा न्यूट्रल, ठीक है, एकदम ना एसिडिक ना बेसिक। अगर ये 7 के ऊपर वाला ये जो रेंज होती है 8 से लेकर तो 14 तक, ये जो होता है ये होता है बच्चों बेसिक,
ठीक है, बेसिक या फिर इसी को एल्केलाइन भी बोल लो, ठीक है। एंड यहाँ पर इस साइड में जैसे जैसे हम जाते हैं ये होता है एसिडिक। कैसा होता है बच्चों, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 7 न्यूट्रल मान लो, ठीक है। फिर जैसे 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे मतलब 6, 5, 4 वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक 1 को मान लो, ठीक है। एंड बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक आप किसको मानोगे, 14 को मानोगे, ठीक है। राइट साइड में जाते हो तो बेसिक होने लगती है चीज़ें, लेफ्ट साइड में जाते हो तो एसिडिक होने लगती है। और अगर बीच में रहती है तो उसे क्या माना जाता है बच्चों, देन उसे न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। 1 सेकंड रुकना। चलो, आई होप इतना क्लियर है। तो अब होता क्या है, pH और H+ का रिलेशन मैंने आपको बताया दैट pH इज माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पर होता क्या है बच्चों, अगर आप H+ कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो pH आपका कम होगा, एंड अगर आप H+ कंसंट्रेशन को घटाओगे तो pH आपका बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, बिकॉज pH इज माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। ये माइनस साइन के वजह से pH और H+ कंसंट्रेशन के अंदर अलग ही ये हो जाता है, मतलब रिएक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है, रिलेशन। जैसे अगर H+ को बढ़ाए तो pH कम हो जाएगा, अगर H+ के कंसंट्रेशन को कम कर दे तो pH बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये उल्टा चलेगा, ठीक है। एंड अगर pH कम है बच्चों, अगर आपका pH कम है तो pH अगर कम है इसका मतलब वो कौन सा नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। pH कम इसका मतलब ये रेंज में आएगा तो वो एसिडिक हो गया। pH अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो बेसिक हो गया, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो वही कंसेप्ट अभी यहाँ पर अप्लाई करना है दैट यहाँ पर इस RBC के अंदर H+ है बच्चों, क्या है यहाँ पर H+। तो ये RBC के अंदर H+ का अमाउंट बढ़ा, अगर यहाँ पर H+ का अमाउंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, pH जो है वो कम हो जाएगा। अगर H+ आयन यहाँ पर बढ़ा तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बताया ना, pH इज माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, तो H+ वहाँ पर बढ़ रहा है इस रिएक्शन की वजह से, तो pH वहाँ पर कम हो गया। pH कम इसका मतलब वो एसिडिक नेचर के अंदर चला गया, तो RBC के अंदर आपका एसिडिक नेचर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, जो कि हमें आने नहीं देना है, ठीक है। हमें pH को चेंज नहीं करना है, हमें pH को कांस्टेंट रहने देना है, ठीक है। तो इसी को ही होम्योस्टैसिस बोला जाता है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे दैट हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फिक्स रखनी है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 37 डिग्री ही रखो, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो ऑप्टिमली होते हैं, अच्छी तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ pH की, तो pH भी आपका फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका फिक्स रहना चाहिए। बट यहाँ पर तो pH चेंज हो रहा है मैम, यहाँ पर pH कम हो रहा है, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये हमें नहीं होने देना है। इसीलिए यहाँ पर RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता है। तो होगा क्या, ये जो H+ आयन होता है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है एंड यहाँ पर आपका बनता है HHB, ठीक है, HHB। इसे क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, HHB को। अब ये क्या करता है, अब यहाँ पर ऐसे बन गया, इसका मतलब अब H+ तो ये HHB के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका मतलब वो फ्री H+ के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब pH कम नहीं होगा और एसिडिक भी वो टर्न नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका pH मेंटेन रहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिनिक एसिड क्या करता है बच्चों, ये pH को कांस्टेंट रहने देता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, HHB, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये pH को चेंज नहीं होने देता, सो कीप्स या फिर मेंटेन्स दी pH, मेंटेन्स दी pH, ठीक है, pH को मेंटेन करता है। एंड जो चीज़ pH को चेंज नहीं होने देती उसी को हम बोलते हैं कि ये बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये मेंटेन करता है pH को, यानी ये pH को चेंज नहीं होने देता। एंड जो चीज़ pH को चेंज नहीं होने देती बच्चों, वो बफर की तरह काम करती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट ये एसिड एक्ट्स एज बफर। हीमोग्लोबिनिक एसिड जो होता है ये किसकी तरह काम करता है बच्चों, बफर की तरह काम करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है, ठीक है। हाँ, चलो, अब होगा क्या, इतना क्लियर है।
अब होता क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट है आपका, ठीक है, इसको ना आरबीसी के अंदर नहीं रहना, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर चुल है। अब ये क्या करेगा पता है, ये आरबीसी के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये HCO3 माइनस है, ये आरबीसी के बाहर आ जाएगा। कहाँ पर आया, ये प्लाज्मा के अंदर आया। अब एक नेगेटिव चार्ज आप बाहर भेज रहे हो, अगर नेगेटिव चार्ज आपने एक बाहर भेज दिया तो अंदर तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज अंदर बाहर आ गया तो आपको एक अंदर भी भेजना पड़ेगा। तो ये बाइकार्बोनेट बदमाश है, ये बाहर आ गया। अब इसका इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी सिंपली नेगेटिव चार्ज एक जा रहा है ना आरबीसी से, तो वापस आरबीसी को नेगेटिव चार्ज देना है हमें, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका क्लोरीन एंटर करता है। तो हुआ क्या, आपका बाइकार्बोनेट आया प्लाज्मा के अंदर, बाहर आरबीसी से बाहर, यानी प्लाज्मा के अंदर आया। एंड देन उसको मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज बाहर आया, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज को अंदर जाना पड़ेगा। तो होता क्या है, प्लाज्मा से क्या जाता है, क्लोरीन आपका अंदर जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, देखना, आपका जो बाइकार्बोनेट है, अब वापस जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, आपका जो बाइकार्बोनेट है ये बहुत ज़्यादा बदमाश है। ये क्या किया, ये आरबीसी से एस्केप हो गया, ठीक है, आरबीसी से एस्केप करके ये कहाँ पर आ गया बच्चों, ये प्लाज्मा के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, एक अंदर भी भेजना है। तो यहाँ पर होगा क्या, बदले में आपका क्लोरीन जो होगा ये प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा से कहाँ एंटर करेगा, क्लोरीन आपका आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। इससे होता क्या है बच्चों, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, आयंस का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। सो इससे ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी। एंड ये जो चीज़ होती है ना बच्चों, जिसके अंदर आपका बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आया और बदले में क्लोरीन आपका प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर गया, इसी को ही बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। एक तो आप क्लोराइड शिफ्ट बोल दोगे या फिर आप इसे बोलोगे हैमबर्गर्स फेनोमेनन, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फेनोमेनन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फेनोमेनन, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ क्यों मैम, ये जो बाइकार्बोनेट है ये मस्त आरबीसी के अंदर है और आपको याद रखना है CO2 आपका उस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है अभी, ठीक है। तो अभी ये बाइकार्बोनेट को बाहर आने की ज़रूरत ही क्या थी आरबीसी की, क्यों आया ये बाहर, तो ये बाहर इसीलिए आया बच्चों बिकॉज बाहर होता है Na+ और Cl, ये Na+ और K+, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ अच्छे से। मान लो ये आपका टिश्यू है, इतनी गर्मी हो रही है मुझे, इसके अंदर ये आपके सेल्स हैं मान लो, ठीक है, एंड ये टिश्यू को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, यस होगा क्या, ये आरबीसी से बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा, HCO3 माइनस आपका बाहर आ गया आरबीसी के। अब बाहर यानी प्लाज्मा के अंदर, अब प्लाज्मा के अंदर क्या है ऐसा दैट HCO3 बाइकार्बोनेट को बाहर आना पड़ा। ये प्लाज्मा जो है बच्चों, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है सोडियम और पोटेशियम आयंस आपके। तो ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, अभी सोडियम से रिएक्ट करके NaHCO3 माइनस बना देगा या फिर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KHCO3 माइनस बना देगा, ठीक है, एंड ये प्लाज्मा के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब ये ऐसा कंटिन्यू होता है बच्चों, ये अभी एल्वियोलाई तक ऐसे ही कंटिन्यू रहता है दैट आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करके NaHCO3 बनाया तो इसे बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट करके KHCO3 बना तो इसे बोलेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सारी चीज़ आपकी टिश्यू के पास हो रही है, यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू के पास क्या क्या हुआ बच्चों, देखना, टिश्यू आपका है, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स है बच्चों, क्या हुआ, यहाँ पर पूरी थियोरी लिख रही हूँ। टिश्यू जो है आपके, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, आपका टिश्यू सेल्स से बनता है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है टिश्यूज़ के थ्रू, उनमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एंटर करता है ब्लड के अंदर,
ठीक है। एंड ब्लड के भी कहाँ पर एंटर करेगा, ये आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करेगा। अब ये जो रेड ब्लड सेल होती है बच्चों, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड ये बनाता है H2CO3, इसे बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है इसे हाईली अनस्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये टूटेगा। तो कार्बोनिक एसिड आपका टूटता है, किसके अंदर टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा आपका H प्लस एंड HCO3 के अंदर। अब ये जो HCO3 है इसी को ही बोला जाता है बाइकार्बोनेट, एंड ये चीज़ आपकी कहाँ पर होती है, ये चीज़ आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। मान लो ये है आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी। अब होगा क्या, यहाँ पर H प्लस आ गया, तो ये जो H प्लस है ये pH को कम करने में मदद करता है, यानी ये अगर यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब pH कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक नेचर आ जाएगा आरबीसी के अंदर, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें पीएच को चेंज नहीं होने देना है। इसीलिए आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, इस H प्लस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, HHB बनाता है। इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। एंड ये क्या करेगा बच्चों, ये बफर की तरह काम करेगा, यानी ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा, पीएच को और एसिडिक नहीं करेगा। अब ये तो आरबीसी के अंदर हो गया। अब आरबीसी के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा के अंदर Cl- आयन होते हैं, Na+ आयन होता है, K+ आयन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी को छोड़कर प्लाज्मा के अंदर आता है Na+, K+ के लिए, बदले में क्लोरीन अंदर चला जाता है। इसी को ही बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का ही दूसरा नाम है हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। अब ये बाइकार्बोनेट जो बाहर आया ये सोडियम पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा या फिर ये बनाएगा पोटाशियम बाइकार्बोनेट। आई होप ये क्लियर है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इनके अंदर ही तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये बच्चों जाते हैं आपके आरबीसी तक, सॉरी आपके एल्वियोलाई तक। ये कहाँ तक जाता है, अभी ऐसे ही आपके एल्वियोलाई तक जाते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर बना देती हूँ एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई को सप्लाई करने वाला हम निकालेंगे यहाँ पर। तो मान लो बच्चों ये है आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की तरह ही बनाती हूँ, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। ये एल्वियोलाई को सप्लाई करने वाली ब्लड कैपिलरी है मान लो, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है एल्वियोलाई के पास वाली ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब होगा क्या, क्या हो रहा है इससे, हाँ मुझे लगा सारा ही चला गया। अच्छा शेप्स आ गए, ओ माय गॉड। हाँ ब्लड कैपिलरी। अब देखना यहाँ पर होगा क्या, आपके पास आरबीसी है, कैसी है बच्चों, ये ऐसी वाली आरबीसी आपके पास है, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर ये रिएक्शन हुई, बाइकार्बोनेट बाहर आया। अब होगा क्या, जो आपके एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास भी ब्लड वेसल होगा, ठीक है। उस ब्लड वेसल के अंदर भी ब्लड प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, देन यहाँ पर भी आपका रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों बताएं, जो बाइकार्बोनेट आपका बाहर था, ये देखो ये NaHCO3 या फिर KHCO3 के फॉर्म में आपका बाइकार्बोनेट बाहर था। अब क्या होगा बच्चों, ये जो बाइकार्बोनेट है जो प्लाज्मा के अंदर चला गया था, एल्वियोलाई के पास के आरबीसी के अंदर, एल्वियोलाई के पास के जो ब्लड वेसल है उसके आरबीसी के अंदर ये बाइकार्बोनेट वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, ये बाइकार्बोनेट वापस से आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर हुआ था HHB जो है दैट इज हीमोग्लोबिन ने H+ के साथ बाइंड किया था हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाने के लिए, ताकि pH मेंटेन रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें H+ वापस चाहिए बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर टूटेगा और क्या देगा बच्चों, ये टूटेगा तो H+ और हीमोग्लोबिन देगा। तो अब होगा क्या, ये जो H+ है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या,
HCO3 माइनस और H प्लस, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड यहाँ पर बनाएंगे ये अगेन कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल है, ये आपका टूटेगा H2O एंड CO2 के अंदर। यानी देख रहे हो ऊपर जो रिएक्शन हुई उसकी टोटल उल्टा रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। एंड अगर मुझे एक बात बताइए, अगर बाइकार्बोनेट हमने आरबीसी के अंदर डाल दिया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, ठीक है, इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। उसे मेंटेन करने के लिए हमें आरबीसी से वापस एक नेगेटिव चार्ज को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर हुआ क्या था बच्चों, टिश्यू के पास के ब्लड कैपिलरी के अंदर आपका बाइकार्बोनेट बाहर आया था और क्लोरीन आपका अंदर चला गया था। इसे बोला क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फिनोमेनन। अब हो क्या रहा है, अब बाइकार्बोनेट आपका आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है, इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। इसका मतलब अब जो क्लोरीन माइनस अंदर आया था ये वापस से अपने जगह पर चला जाएगा, यानी वापस से ये क्लोरीन माइनस आपका प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, एल्वियोलाई के पास की जो ब्लड कैपिलरी होती है उसके अंदर बाइकार्बोनेट जो है इट एंटर्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, ठीक है, प्लाज्मा से वापस आरबीसी के अंदर वो चला जाएगा। वेयर एज जो क्लोरीन माइनस है ये क्या करेगा, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट था, आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, एंड ये उल्टा है क्लोराइड शिफ्ट के, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है इसे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। एंड ये आयंस का एक्सचेंज क्यों होता है, to maintain electrochemical neutrality, to maintain electrochemical neutrality, इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आयन जैसे अंदर बाहर जाते हैं। एंड इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये कहाँ हुई बच्चों, ये एल्वियोलाई के पास के ब्लड कैपिलरी के अंदर हुई, ठीक है। तो अब क्या मिला बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे हम, एल्वियोलाई के अंदर डाल देंगे, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, फिर एल्वियोलाई से बाहर चला जाएगा। एल्वियोलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। आई होप ये आपको समझ में आया, कितना क्लियरली मैंने ये एक्सप्लेन किया, देख रहे हो, बॉडी के बाहर चला गया। अब ये आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैम ये हुआ क्या है, ठीक है, डोंट टेक स्ट्रेस, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, देखो। एंड ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपका CO2 ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है वो 70% CO2 बाइकार्बोनेट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बता रही हूँ फिर से, देखो क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो ड्रीम है, गोल है, भूल जाओ अपने गोल्स। अभी जो आपका गोल है वो ये है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर फेंकना है, उसके लिए आप ये सारी झंझटें करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके सेल्स ने, ठीक है, आपके सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। सेल्स का जो गुच्छा है, क्लस्टर है, उसी को टिश्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। तो आपके CO2 ने CO2 बनाया यहाँ पर सेल्स के थ्रू। अब होगा क्या, आपके टिश्यूज़ को ब्लड वेसल सप्लाई करेगी कोई ना कोई, राइट। तो यहाँ पर मान लो ये एक ब्लड वेसल है जो टिश्यू को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, टॉक्सिक है, अब हमें ये टिश्यू के बाहर फेंकना है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के बाहर आ जाएगा। टिश्यू के बाहर आ जाएगा वो कहाँ पर बच्चों, ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर भी वो कहाँ पर आएगा, आरबीसी के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, जगह मिली, चलो घुस गया कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट, 70% CO2 आपका घुस जाएगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम फास्टेस्ट एंजाइम है, जिंक कंटेनिंग है, एंड ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है हाई कंसंट्रेशंस के अंदर। तो होता क्या है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी के अंदर घुस गया मौका देखते ही, अब वो करेगा क्या, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड एक एसिड बनाएगा जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब होता क्या है, ये एसिड ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल चीज़ें टूटेगी, तो ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये टूटेगा किसके अंदर, H+ एंड HCO3 माइनस के अंदर। अब ये आ गया ना हमारा बाइकार्बोनेट, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर छुपा है बाइकार्बोनेट के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो बाइकार्बोनेट होता है ना, इसका अट्रैक्शन होता है सोडियम पोटेशियम के साथ, पर सोडियम पोटेशियम ना आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो बाहर प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर।
तो ये बाइकार्बोनेट बोलेगा मैं तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने चला क्योंकि मुझे हमारे सोडियम पोटेशियम के पास ही जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो बाहर आपके Na प्लस एंड K+ होता है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। अब अगर एक नेगेटिव चार्ज HCO3 माइनस यानी नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज RBC के बाहर आ रहा है, इसका मतलब एक अंदर भी जाना चाहिए। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ना होम्योस्टैसिस मतलब मेंटेन करती है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट। अगर एक चार्ज का भी इधर उधर हम सहन नहीं कर पाते, हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती। एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया, ओ माय गॉड, एक को अंदर भेजना पड़ेगा, तो होगा क्या, प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, अब इसको तो सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्ट करना है, तो ये तो अंदर वापस नहीं आएगा, तो क्लोरीन बोलेगा जान दो मैं ही अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। बाइकार्बोनेट तो उसके पीछे बढ़ा है, तो ये आ गया बाहर, ठीक है, तो इसके बदले में क्लोरीन अंदर चला गया, तो बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आया, क्लोरीन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर गया। इसी को ही बोला जाता है बच्चों क्लोराइड शिफ्ट या फिर क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फेनोमेनन, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का तो शॉर्ट हो गया, उसको सोडियम पोटेशियम मिल गया, वो बाहर चला गया, ठीक है। अब वो सोडियम पोटेशियम के साथ ही घूमेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वैसे ही घूमेगा हमारे बॉडी के एल्वियोलाई तक, ठीक है। बदले में अब होता क्या है, ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल था तो ये टूटा, बाइकार्बोनेट तो सेटल हो गया सोडियम पोटेशियम के साथ, बट ये जो H+ होता है, अगर ये H+ अभी बढ़ रहा है हमारे आरबीसी के अंदर, अगर ये बढ़ा तो pH कम हो जाएगा, एंड pH हमें कम नहीं होने देना है, ठीक है। ना हमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इधर उधर चाहिए, ना हमें pH बदलने देना है। तो यहाँ पर pH को कांस्टेंट करने के लिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बोलता है जान दो मैं ये H+ को रिएक्ट करता हूँ H+ के साथ एंड हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता हूँ, ताकि H+ ऐसा खुला ना घूमे एंड इसका pH कम ना हो। मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड क्या करेगा, बफर की तरह काम करेगा, दैट इज ये pH को मेंटेन करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब क्या हुआ, यही सब चल रहा है, ठीक है। अब ये जो पूरी आरबीसी है, ये आरबीसी अब आपके बॉडी के अंदर फ्लो होता है ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी का भी फ्लो हो रहा है। तो ये आरबीसी फ्लो होते होते आई एल्वियोलाई तक, ठीक है। कहाँ तक आई, एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट बोलेगा बस अब मुझे ये सोडियम पोटेशियम बोर हो गए, अब मैं नहीं रहूँगा इनके साथ, मुझे वापस अपने कंफर्ट जोन में जाना है, मुझे आरबीसी के अंदर जाना है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये सोडियम पोटेशियम को छोड़कर वापस आरबीसी के अंदर आ गया। अब ये वापस आरबीसी के अंदर आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर आया, एक नेगेटिव चार्ज अंदर आया, तो ऑब्वियसली जो क्लोरीन पहले अंदर आया था उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, अगेन न्यूट्रल। तो एक नेगेटिव चार्ज अंदर आया, एक नेगेटिव चार्ज बाहर आया, कार्बोनेट अंदर आ गया, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन बाहर चला गया। इसका मतलब ये क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फेनोमेनन के उल्टी चीज़ हुई, इसीलिए इसे बोला जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब होगा क्या, अब बच्चों ये HCO3- आ गया, अब जो pH है, pH को भी ऑल्टर करने का काम नहीं। अब क्या होता है, ये जो HCO3- है इसे H+ के साथ रिएक्ट करना है, बट H+ को हमने इन्वॉल्व कर दिया था हीमोग्लोबिन के साथ ताकि वो pH को उल्टा सीधा ना कर दे। तो अब क्या होता है, अब ये HCO3- के साथ H+ को रिएक्ट करवाना है, इसका मतलब वो खुला नहीं रहेगा। तो अब होता क्या है, HB हीमोग्लोबिन H+ को छोड़ देता है कि चल निकल जा। अब H+ यहाँ से निकल गया, अब H+ क्या करेगा, HCO3- के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वही एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। जहाँ से शुरू किया था, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, आरबीसी जो टिश्यू के पास थी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गया, वाटर के साथ रिएक्ट करके सारा वो किया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एल्वियोलाई के पास के जो आरबीसी है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमें मिल गया, CO2 एंड वाटर जैसे जहाँ पर कंबाइन किए थे वही चीज़ें अभी हमें वापस मिल गई। अब ये CO2 हमें फ्री फॉर्म में मिल गया, CO2 को एल्वियोलाई के अंदर डालेंगे, एल्वियोलाई से बाहर चला जाएगा। आप बोलोगे मैम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 था, इसी को बाहर निकाल देते। बाइकार्बोनेट को कैसे निकालते रे, क्योंकि यहाँ पर खेल तो पार्शियल प्रेशर्स का है ना, तो ये आयन को कैसे हम नाक के बाहर निकालेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर होगा क्या, पार्शियल प्रेशर के खेल चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो CO2 होगा ये अभी फ्री फॉर्म में है, अब इसको हम बाहर निकाल देंगे, एल्वियोलाई के अंदर चला गया, इसका मतलब बाहर निकल ही जाएगा, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है, समझाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, बट आई होप यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से लेक्चर देख लेना 2x पर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मज़े ले रहा है हमारे सिंपली। तो ये तो था 70% कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब हम डिस्कस करेंगे 20 to 25% का क्या होता है। तो 20 to 25% ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो आरबीसी के थ्रू हुआ, बट अलग मैकेनिज्म है, देखना। 70% CO2 का किस्सा खत्म।
अब जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजी है, ठीक है, अब डरो मत। सो अब 20 to 25% CO2 जो होता है ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके आरबीसी के थ्रू, ठीक है। आरबीसी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये आपको पता ही होगा अभी, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा आपका 20 to 25% CO2 जो है ना, ये आपका हीमोग्लोबिन को जुड़ेगा। अब हीमोग्लोबिन है क्या बच्चों, हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन किससे बनते हैं, ये बनते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनेंगे बच्चों, प्रोटीन्स बनेंगे अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड क्यों बोला जाता है उसे, बिकॉज अमीनो एसिड के पास एक एसिड ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। ये जो NH2 है इसे बोलेंगे बच्चों अमीनो ग्रुप, NH2 को क्या बोलेंगे, अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप। अब होगा क्या, ये जो हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप जो है, इसके ऊपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप। एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप को जुड़ रहा है तो क्या हम उसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, बिकॉज आपका कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड के NH2 ग्रुप से जुड़ रहा है। मान लो ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसका एक NH, ये N साइड हो गई, मान लो ये C साइड हो गई, C टर्मिनल यानी COH ग्रुप है, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप है मान लो, ठीक है, OH, और ये NH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा NH2 ग्रुप के ऊपर, ठीक है, ऐसे ओवरव्यू याद रखना है। चलो आई होप ये क्लियर है। तो 20 to 25% जो आपका CO2 होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, ये Hb प्लस CO2 ये रिवर्सिबल मैनर में जुड़ते हैं और HbCO2 बनाते हैं। HbCO2 को ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है। आई होप आपको ये तो समझ में आया दैट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोलेंगे, अमीनो क्यों बोला जाता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, इसीलिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल मैनर में है, ठीक है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ एसोसिएशन भी होता है और ये टूट भी सकता है, तो डिसोसिएशन भी होता है। तो अब हम ये देखेंगे दैट कब एसोसिएशन होगा कब डिसोसिएशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन एंड साइमल्टेनियसली ही डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होगा बच्चों, एसोसिएशन के अंदर हीमोग्लोबिन जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, किसके अंदर टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा आपका Hb और CO2 के अंदर। तो अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कब जुड़ेगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है। यानी एसोसिएशन कब होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है ऑक्सीजन का कम। और ये डिसोसिएट कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा। अब एसोसिएशन आपका कहाँ पर होता है, जहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है। CO2 का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स है वही CO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो टिश्यूज़ के अंदर होगा एसोसिएशन और एल्वियोलाई के पास होगा डिसोसिएशन। तो एल्वियोलाई के पास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा एंड देन ये जो CO2 है ये एल्वियोलाई के थ्रू आपका बॉडी के बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी बोलती है चलो निकलो। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो चुका है। तो ये 20 to 25% CO2 का किस्सा हो गया, ठीक है, दैट ये कैसे जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। फिर से बताती हूँ, 20 to 25% हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी के अंदर ही घुस रहा है, बट आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड होता है एंड बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन भी सकता है, टूट भी सकता है। बनेगा कब,
जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, कहाँ पर होता है, टिश्यूज़ के अंदर। तो टिश्यूज़ के अंदर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, फिर ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन ऐसे ही चलते 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 आएगा एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का घटा, अब कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, टूटेगा तो CO2 मिलेगा, CO2 मिलेगा तो CO2 एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, एल्वियोलाई से बॉडी के बाहर। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों 20-25% CO2 का किस्सा। लास्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है बचा हुआ 7% CO2। ठीक है, इतनी खुशी हो रही है मुझे ये लास्ट वाला बताते वक्त, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। बचा हुआ 7% CO2 जो है ये जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। अब होता क्या है, हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जो आरबीसी के आजू बाजू में प्रेजेंट था, ठीक है, इसे प्लाज्मा बोला जाता है। तो 7% CO2 प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है, CO2 की सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा था, CO2 की सॉल्युबिलिटी इज 20-25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसका मतलब होगा क्या, अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सो CO2 डिसॉल्व्ड स्टेट के अंदर प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करेगा हमारे एल्वियोलाई तक एंड देन एल्वियोलाई से बाहर डिसॉल्व स्टेट में ट्रैवल करेगा। बच्चों कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, ये 7% CO2 डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व स्टेट में ट्रैवल करेगा टिश्यूज से एल्वियोलाई तक एंड एल्वियोलाई से फिर बाहर निकल जाएगा। आउच, गेट आउट। टारगेट समझ रहे हो क्या है बच्चों, हमें CO2 को बाहर फेंकना है। उसके 3 रास्ते हैं। 70% CO2 एक रास्ता चुनता है दैट मैं आरबीसी के अंदर चला जाऊं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एंड वहां से फिर एल्वियोलाई तक पहुंचूं। दूसरा CO2 जो 20-25% CO2 होते हैं ये रास्ता चुनते हैं दैट मैं आरबीसी के हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाऊंगा एंड वहां से जुड़ के चला जाऊंगा एल्वियोलाई तक। तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होते हैं 7% वाले, वो ये रास्ता चुनते हैं दैट मैं सिंपली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाऊंगा एंड प्लाज्मा के थ्रू ही एल्वियोलाई तक पहुंचूंगा। सबका टारगेट क्या है, एल्वियोलाई तक पहुंचना, क्योंकि एल्वियोलाई ही वो साइट है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। बच्चों आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें एल्वियोलाई तक आ रही है, देखना। तो मान लो ये एल्वियोलाई है, एक कॉन्सेप्ट और समझो, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, एल्वियोलाई है ये, ठीक है, प्यारा सा। अब एल्वियोलाई तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इतना तो पता होना चाहिए। वैसे मैं अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाली हूँ, बट स्टिल ऐसा मान रही हूँ दैट थोड़ा पढ़ के आए हो थोड़ा, ठीक है। आई नो यू डोंट स्टडी बट स्टिल एल्वियोलाई तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आप सोचो ना, एल्वियोलाई तक हमें ऑब्वियसली हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक पहुँचाना है। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे। बदले में हम क्या करेंगे बच्चों, पता है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा हमारी बॉडी को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है ये, दैट हम ब्लू से बनाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, तो होता क्या है पता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे बोलेंगे वेनस ब्लड, वीनस ब्लड यानी वीन्स वाला ब्लड। ठीक है, एंड इस साइड में जो है बच्चों इसे बोला जाता है आर्टेरियल ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, यानी जो आर्टरीज लेके जा रही है, ये हमारे बॉडी को सप्लाई करेगी। इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर CO2 कम होगा, CO2 का अमाउंट कम है। तो अब फोकस करना बच्चों यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका एल्वियोलाई तक आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका एल्वियोलाई से जा रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। तो होगा क्या, वीनस ब्लड जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पर मैम कितना, तो यहाँ पर होता है 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर कम है तो कितना कम है, तो यहाँ पर होता है 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है बच्चों, ये 52 ml एल्वियोलाई तक आ रहा है, बदले में 48 ml ही जा रहा है। इसका मतलब बचा हुआ 4 ml कहाँ गया, तो बचा हुआ 4 ml होता है एल्वियोलाई के अंदर। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है एल्वियोलाई के ऊपर।
ठीक है। एंड ये 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं होता, 100 ml ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। 100 ml ब्लड, आप बोलोगे पूरे वेनस ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर 50 ml CO2 होता है, 100 ml के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, 4 ml CO2 डिलीवर किया जाएगा पर 100 ml ब्लड। तो समझ रहे हो, वीन्स के थ्रू वीनस ब्लड आया जिसके अंदर 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड था पर 100 ml ब्लड। फिर इसने क्या किया, जाते वक्त आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर 48 ml CO2 है पर 100 ml ब्लड। तो यहां पर 52, यहां पर 48, बचा हुआ 4 कहां गया, तो बचा हुआ 4 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने डिलीवर किया एल्वियोलाई के ऊपर, ठीक है। एंड एल्वियोलाई के ऊपर कितना डिलीवर किया, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर किया पर 100 ml ब्लड, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ये स्टेटमेंट पास कर सकती हूँ एनसीईआरटी का, दैट एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहां से हम ये स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं दैट एवरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, स्टेटमेंट के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड डाल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी ना डिलीवर हो रहा है एल्वियोलाई को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई छोड़ रहा है हमारे बॉडी के सेल्स के लिए, वहां तक जा नहीं रहा, ठीक है। सो एवरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई तक, सो एवरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स कितना, अप्रोक्सीमेटली डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई, हम ऐसा बोल सकते हैं 4 ml। एंड एवरी 100 ml बोलेंगे हम, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आप पूरा मान लोगे नहीं तो। सो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अप्रोक्सीमेटली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है एल्वियोलाई तक। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है, ये क्लास आपको क्लियर है। एंड इसको रिविजन करिए, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा वो वापस से प्लेबैक करके देखिए, यू हैव द ऑप्शन 2x पर प्ले करो, ठीक है। चलो, तो हु केयर्स, मतलब ये मुझे नहीं समझता दैट ये कोई वीक पॉइंट नहीं होता दैट हम कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ गुड पॉइंट, ठीक है। बट मेरा मानना ये है, फिर ऐसा मत करो कि यहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा है ये लेक्चर, हमारे माइंड में दूसरी कोई चीज़ चल रही है हमारे लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। लेक्चर अगर देखना है फोकस से देखो, फोकस से वीडियो ओपन करो, वरना वीडियो ओपन ही मत करो, जब मूड आए तब ओपन करो, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि माइंड में कुछ और चल रहा है, तब तो फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं यार। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स, इतने धुरंधर कॉन्सेप्ट्स, ये नहीं समझने वाले। तो इसीलिए ऑलवेज ब्रिंग फोकस, ठीक है। अपने ब्रेन को हमेशा फोकस्ड मोड में रखिए पढ़ते टाइम तो भी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा एक बात और बताती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं दैट मैम हमारा ना फोकस ना 2 घंटे के ऊपर रह ही नहीं पाता। तो मूवीज़ देखने कैसे जाते हो, क्योंकि तुम्हें मूवी के अंदर इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी होती है, राइट, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैसी क्यूरियोसिटी इधर रखो ना, दैट मैम अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, अब क्या होगा, अब ये बाहर निकला, अब ये अंदर आया, ये कितना इंटरेस्टिंग है यार, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, बाय बाय।